जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम बिहार एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी आई हुई है इसका प्रैक्टिस सेट 3 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा दिए हैं। आप वो नहीं देखें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद। आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। हम आपको जितना भी होता है संपूर्ण तरीके से जो ऑप्शन के साथ भी जो बन सकता है क्वेश्चन, उसको भी बताते हैं। पूरा फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको सेट लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सेट बेनिफिट रहेगा। किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक जो है विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथन आनंद। देखिए, विश्वनाथ आनंद को जो है 1991-92 में राजीव गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त पशुपति मोहर निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया? तो पशुपति मोहर पे जो है कौन सा पशु का चिन्ह मतलब पशु नहीं पाया गया था? तो ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो शेर जो है नहीं पाया गया था। बाकी जो पाया गया था याद रखिएगा, हिरण, गेंडा, हाथी, भैंस और बाघ, इन सभी का जो है पशुपति मोहर पे इन सभी का जो है आकृति पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, और यहाँ पर दिया है इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन 3 राजा दिया है, तो कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत थे। बिंदुसार जो है ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बिंदुसार जो है इसका टाइम पीरियड 298 बीसी से 273 बीसी तक था। बिंदुसार का पुत्र जो है ये अजातशत्रु था। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो है बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के ही टाइम में जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। उसके बाद प्रसेनजीत जो है महात्मा बुद्ध के परम मित्र थे, और प्रसेनजीत जो थे ये कौशल के राजा थे, और कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। तो आप लोग इसे पढ़े ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इधर है ग्रंथकार, इधर है कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। देखिए, वराहमिहिर के द्वारा जो है यह वृहत संहिता लिखा गया है। तो 1 का 3। उसके बाद विशाखा दत्त के द्वारा जो है देवचंद्रगुप्तम पुस्तक लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम पुस्तक लिखा गया है, और विल्हन के द्वारा जो है ये विक्रमांक देवचरित पुस्तक लिखा गया है। इसे ध्यान, जब इसे आप मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा। देखिए, विशाखा दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया है, और मुद्रा राक्षस में जो है ये नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक से मिलता है, जिसके लेखक जो है विशाखा दत्त थे। विशाखा दत्त एक और देव चंद्रगुप्तम पुस्तक भी विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जब मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया है मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला के विषय में जो है जितना भी ऑप्शन दिया है सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उपरोक्त सभी तो क्या क्या है देख लेते हैं। देखिए, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण, इन सभी का जो है मुगल चित्रकला में दिखाई देता है। देखिए, मुगल चित्रकला का जो है स्वर्णिम युग जो है जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? तो ये राजा जयसिंह ने किया था। पुरंदर के संधि में जब मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तो शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये राजा जयसिंह ने तैयार किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये मिलान करने वाला है, तो आप मिलान कीजिएगा। तो देखिए, इधर वायसराय है, ठीक है, या गवर्नर जनरल, तो कौन सा गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कम हुआ तो वो मिलान करना है। देखिए, क्लाइव के समय में जो है बंगाल में दोहरा शासन हुआ था, द्वंद्व शासन का प्रारंभ हुआ था क्लाइव के टाइम पीरियड में। देखिए, द्वंद्व शासन क्या होता है? देखिए, जो भी सुरक्षा का कार्य होता है और पैसा वसूलने का जो कार्य होता है, अंग्रेज ने द्वंद्व शासन लाया था क्लाइव के समय में, जो सुरक्षा का जिम्मा दे दिया था राजा को, और पैसा वसूलने का जो जिम्मा लिया था अंग्रेज खुद ले लिया था। वही होता है बंगाल में दोहरा शासन, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। बेंटिंग के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था।
चार्ल्स मेटकोफ जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना या प्रेस का मुक्तिदाता भी मेटकोफ कहा जाता है। करजन के टाइम जो है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब मिलन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। देखिए 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में जो है कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी लाया गया था तो उस टाइम वायसराय जो थे ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। देखिए इसी के टाइम में जो है दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, और उस टाइम जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा किया गया था उस टाइम वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, और प्रस्तावित पारित हो गया था 1912 से जो है दिल्ली राजधानी बन गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था? क्योंकि जो है इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था भारतीय लोगों के द्वारा। देखिए साइमन कमीशन को जो है इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। ये 8 नवंबर 1927 ईस्वी को पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे यह सर जॉन साइमन थे, इसी के अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1893 ईस्वी में, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 1895 में भी शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलैक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो देखिए रोलैक्ट एक्ट का जो विरोध हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें जो है इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था, इसलिए इस कानून को जो है इस कानून का विरोध हो रहा था भारत में। देखिए ये रोलैक्ट एक्ट जो है मार्च 1919 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इसे गांधी जी ने रोलैक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून भी कहा था, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। और इसी के विरोध में जो है एक शांति सभा हो रही थी अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन हुआ था, इसी के विरोध में हो रहा था। और जब रोलैक्ट एक्ट आया था भारत का वायसराय जो थे चेम्सफोर्ड थे, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 1854 ईस्वी की वुड विज्ञापति में अभिव्यक्त शिक्षा का उद्देश्य था। तो 1854 में जो वुड विज्ञापति अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था यह था ऑप्शन नंबर बी, भारत में पाश्चात्य भाषा शिक्षा कला विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, और वुड डिस्पेच को जो है भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत के लिए। देखिए वहीं पे एक चीज़ याद रखिएगा टर्म, कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें यह सही युग्म चुनिए, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। खजुराहो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए एलोरा गुफाएं जो है शक, तो एलोरा गुफा शक के द्वारा नहीं, ये राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था। देखिए महाबलीपुरम जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। देखिए महाबलीपुरम जो है राष्ट्रकूट के द्वारा नहीं, ये पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर दिया है पल्लव वंश, तो मीनाक्षी मंदिर पल्लव वंश के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह पांडेय वंश के द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया था। इसे आप लोग सही करके ध्यान में रख सकते हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को, तो सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को। देखिए एक खगोलीय इकाई होता है 150 मिलियन किलोमीटर, इसे ध्यान में रखिएगा। और देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट जो है यह पार्सेक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर पर अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? देखिए पृथ्वी जो 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो 1 घंटा का अंतर होगा। देखिए 1 डिग्री देशांतर में जो है 4 मिनट का टाइम का रहता है, तो 15 डिग्री है 15 चौके 60 मिनट हो गया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा के आसपास जो है अंतर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो समुद्र में तो घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में जो है लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। घनत्व बढ़ने से लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, समुद्री काफ़ी बार पूछा गया ये कि समुद्री जल की लवणता औसतन जो है कितना होता है? तो 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पे होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है मैथ का क्वेश्चन है। इसे जब बनाइएगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए। जब पीडीएफ आपको इसका मिलेगा वहाँ पे शेयर कर देंगे पीडीएफ मिलेगा तो इसको बना के चेक करिएगा। 17 का आंसर डी नंबर आएगा। यहाँ यदि बताते हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत, देखिए क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। यहाँ पूछा जा रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 है, याद रखिएगा K2। यदि भारत में पूछा जाता है भारत में सर्वोच्च शिखर कौन है, तो ये कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। K2 जो है पीओके में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ध्यान में रखिएगा। नंगा पर्वत जो है इसकी ऊंचाई जो है 2126 मीटर है। और एवरेस्ट की ऊंचाई, जिसे सागर माथा भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। देखिए K2 को जो है गॉडविन अस्टीन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है गलत है? तो ऑप्शन के जाइएगा ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। दिया हुसैन सागर झील कर्नाटक। तो देखिए हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, ये तेलंगाना में स्थित है। बाकी ऑप्शन सही है, उसको देख लेते हैं। लोकटक झील मणिपुर सही है। सांबर झील राजस्थान सही है। राजस्थान में एक और झील है पिछोला झील, भी राजस्थान में है। और याद रखिएगा लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी और चीज़ याद रखिएगा, चिल्का झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उड़ीसा में पड़ता है। देवताल झील जो उत्तराखंड में पड़ता है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा, वो क्यों महत्व है? क्योंकि यहाँ पे जो है एल्युमिनियम उद्योग के कारण जो है कोरबा महत्व स्थान रखता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। ये जंगली हाथी के लिए जो है काफ़ी महत्व स्थान है, ठीक है। ये प्राकृतिक आवास है जंगली हाथी के लिए। देखिए बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो देखिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है यह सुंदरबन नेशनल पार्क इसका निवास स्थान है। एशियाई शेर जो है गिर नेशनल पार्क में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। एक सींग वाला गेंडा जो है ये कांजीरंगा नेशनल पार्क में इसका प्राकृतिक आवास है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। ये थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होती है, यानी कि हिंदी में तापीय शक्ति संयंत्रों से। देखिए थर्मल पावर प्लांट जो है भारत का मुख्य रूप से ऊर्जा का मुख्य रूप से उत्पादन करता है भारत थर्मल पावर प्लांट से। देखिए कुछ चीज़ याद रखिएगा इसमें। देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में आया था भारत में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है गलत है? तो गलत जो है ऑप्शन नंबर बी है, दिया है वियना सम्मेलन 1982। तो देखिए वियना सम्मेलन 1982 में नहीं हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए ये सम्मेलन किया गया था वियना में 1985 ईस्वी में। बाकी सब सही है, उसको देख लेते हैं। देखिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में हुआ था। मेट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, जो कि स्थान था रियो डी जेनेरियो। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसे बना के चेक करिएगा। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो इसको बना के चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। तो वे केरल और एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डेमम पहाड़ियाँ। याद रखिएगा केरल एवं तमिलनाडु के बीच की सीमा स्थित करता है कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ऑप्शन के अनुसार जो है प्रशांत महासागर से खींची जाती है। 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसे जब बनाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 16 दिन। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए और दिया है उपरोक्त स्थलों में से कौन सा स्थल जो है सही है। तो सभी जो है 1 2 3 4 सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए चंपानेर जो है पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है। ममल्लपुरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन का पहले जो नाम था विक्टोरिया रेलवे स्टेशन था, इसे भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। सर्वाधिक ऋणी जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम का जो है ऋणी है। इससे जो है टोटल 395 अनुच्छेद जिस टाइम मूल संविधान में था उस 395 में से 250 अनुच्छेद जो है 1935 अधिनियम से लिया गया है, यानी 72% अनुच्छेद जो है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना मौलिक अधिकार लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है अवशिष्ट शक्ति लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक लिया गया है। संयुक्त बैठक की चर्चा जो आर्टिकल 108 में किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से 4 दिया है ऑप्शन, इसमें दिया है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो सही जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो सही वाला पहले देख लेते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। सही है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो है 2.5 लाख रुपया है, ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन नंबर 3 है मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ये भी सही है, इसको महाभियोग द्वारा हटाया जाता है दोनों को। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। तो अब देख लेते हैं जो गलत है क्यों गलत है, उसको भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, सही है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता नहीं है, दोनों को समान वेतन और समान जो है अधिकार प्राप्त है। असमानता कारण ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। और 4 देखते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। देखिए, 5 वर्ष नहीं होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव आयुक्त बनता है, मान के चलिए 50 साल में कोई बन गया तो वो 6 साल नौकरी करेगा, 56 साल में जो है रिटायर कर जाएगा। यदि मान के चलते हैं कोई जो है 62 साल में बना मुख्य चुनाव आयुक्त तो 65 में जो है रिटायर कर जाएगा। ठीक है, तो 6 वर्ष और 65 वर्ष है, 5 वर्ष और 62 वर्ष नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहते हैं। मतलब कि न्यायपालिका कार्यपालिका को कहता है कि जो आपको शक्तियाँ दी गई उसके अंदर रह के आप कार्य कर सकते हैं। तो इस रीट को क्या कहा जाता है। इस रीट को जो है इंग्लिश में मेंडेमस कहा जाता है, जिसको हिंदी में जो है परमादेश कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जब आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रीट जारी करता है। क्या क्या करता है उसको देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेबियस कॉर्पस हो गया। दूसरा हो गया परमादेश जिसको इंग्लिश में मेंडेमस कहते हैं। तीसरा हो गया प्रतिषेध लेख जिसको इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। और अधिकार परीक्षा लेख जिसको इंग्लिश में क्यो वारंटो कहते हैं। उसके बाद 5वां है उत्प्रेषण जिसे इंग्लिश में कैटोरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है मिलान करने वाला, तो आप इसे ध्यान में जब PDF मिलेगा तो एक बार और पढ़ लीजिएगा इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय में कौन कौन होता है। ग्राम होता है, प्रखंड होता है, जिला स्तर होता है। जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना होती है। देखिए, ग्राम स्तर पर जो मुखिया होता है ये मुखिया होता है। प्रखंड स्तर पर जो है सचिव समिति मिलकर जो चुनाव करते हैं प्रमुख का, ये प्रमुख होता है प्रमुख। और जिला स्तर पर जो है वार्ड पार्षदों के द्वारा होते हैं वो सभापति चुने जाते हैं। ठीक है, और त्रिस्तरीय संरचना का जो है सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। और आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो प्रेस की आज़ादी किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 19(1) में जो है प्रेस की आज़ादी है। देखिए, लोकतंत्र के जो है 4 स्तंभ होते हैं। कौन कौन। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक होता है प्रेस की स्वतंत्रता। इसे भी ध्यान में रखिएगा, 4 स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार का यदि कोई भी क्षेत्र सरकार का खर्च है, यदि मान के चलते हैं 5 रुपया,
ठीक है, सरकार का खर्च है 5 रुपया, सरकार को 4 रुपया ही टैक्स के रूप में आता है, तो उसको खर्च करना है 5 रुपया, मगर टैक्स के रूप में 4 रुपया ही आता है, तो 1 रुपया का जो है घाटा है, तो यही घाटा को पूर्ति करने के लिए जो है वह उसी 1 रुपया घाटा को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है किसे, तो सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी लेता है, तो इसी को पूरा कर 1 रुपया घाटे को पूरा करने के, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 35 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है, 2020 में। पहले जो था शिक्षा मंत्रालय ही था 1985 तक, 1985 के बाद जो है इसका शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, और फिर से इसको जो है नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय 2020 में कर दिया गया है एनडीए सरकार के द्वारा। देखिए, 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जो थे, इसी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, अल्पकालीन ऋण के बारे में बात कर रहा है, तो अल्पकालीन ऋण जो है IMF देता है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, USA में। देखिए, IBRD जो है मतलब दीर्घकालीन समय के लिए ऋण प्रदान करता है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना जो 1944 ईस्वी में किया गया था। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका मुख्यालय भी जो है वाशिंगटन DC में है, तो इतना ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 इधर दिया है मिलान करने वाला, इधर संगठन है, इधर मुख्यालय दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ पे है? देखिए, दिया क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो एक जो है गलत है। कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण दिया है न्यूयॉर्क। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है न्यूयॉर्क में नहीं है, ये वियना में है। वियना जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। बाकी सब सही है, उसको देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा सही है, जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में, जो कि UK में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जो ऊपर ही बताए थे हम आपको, वाशिंगटन DC में सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप इसे बना के एक बार चेक कीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जब बना के चेक कीजिएगा इसको, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो कौन सा है? तो ये तीनों जो है, तीनों कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। कौन कौन सा है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, इन तीनों के कारण जो इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि साइंस भी अच्छा खासा पूछा जाता है 10+2 बिहार SSC में, तो उसको भी कवर कर लेंगे। देखिए, शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघटय के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 42 में कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया? चांदी के कप का बदरंग होना रासायनिक परिवर्तन है। जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जो ऑप्शन के जाते हैं, नेपथलीन के पिंडों का ऊर्ध्वापतन, ये भौतिक परिवर्तन है, और भाप का संघनन भी भौतिक परिवर्तन है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए, दिया है 43, 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2, 4, 8 ओम ये समांतर में जुड़ा हुआ है। समांतर इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह निकालने के लिए 1/r करके निकाला जाता है। लास्ट में जो है r को ऊपर कर दिया जाता है, इसको भी उल्टा किया जाता है, तो ऐसे निकालेगा तो 1.14 ओम निकलता है। तो 1.14 ऑप्शन के अनुसार जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम से कम। तो 1.14 जो है 2 ओम से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है मैथ का क्वेश्चन है। जब इस PDF मिलेगा तो आप इसे बना के चेक कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए इनमें से दिया है कौन सा कथन सही है, तो 3 कथन दिया हुआ, तीनों कथन में जो है कथन 3 सिर्फ जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सही कथन पहले। देखिए वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा निष्कर्षण होता है, सही है, तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन पूरा जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। तो देखिए अब जो कथन गलत था उसको देख लेते हैं। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। देखिए एक समान नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप का जो है ऊष्मा 640 कैलोरी होता है, वहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस उबलते जल की ऊष्मा जो है 100 डिग्री सेल्सियस कैलोरी होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए बर्फ का संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। देखिए बराबर नहीं होती है, बर्फ का संगलन गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, वहीं पे जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा जो है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्यों गलत हुआ उसको भी सही करके हम बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो 4 कथन दिया हुआ, चारों में से कौन सा सही उत्तर है, तो कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं जो सही है उसी को देख लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम तथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है, सही है। देखिए जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, ये भी सही है, तो 1 और 2 सही था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया जो है टेम्परिंग कहलाती है, टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या है, तो हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन होता है। एक डाटा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन। हैलोजन में सभी हैलोजन फैमिली जो है रंगीन होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो हैलोजन का अर्थ होता है लवण उत्पादक, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं, ठीक है, और लेंस का शक्ति यानी यूनिट होता है डायोप्टर, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू और आर है में कोई वस्तु एक एक करके डाली जाती है। देखिए पी क्यू आर जो है एक घनत्व है पानी वाला, उसमें एक एक करके कोई वस्तु डाली जाती है। निम्न कथनों पर ध्यान रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला कथन है कि द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाता है, ठीक है। बी है कथन द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव के सतह के नीचे रहता है। 1/4 मतलब कि 4 भाग नीचे रहता है, यानी कि 75% जो है भाग है नीचे रहता है। उसके बाद सी दिया है द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव के सतह के नीचे रहता है, यानी कि 0.50% जो नीचे रहता है। इसमें कहना है कि किस में जो है वस्तु ज़्यादा हो रहता है। देखिए सबसे ज़्यादा पी में पूर्णतः डूब गया, तो पी में, तब क्यू में, तब आर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी आर क्यू। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए सामान्य नाम न्यूक्लियन जो है किसके लिए होता है, सामान्य नाम न्यूक्लियन जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है, क्योंकि न्यूक्लियन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मतलब चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 52 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन हैं, तो वे समस्थानिक जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 होते हैं। देखिए कार्बन 12 से जो है अविघटनशील तत्व की आयु का पता लगाया जाता है, वहीं कार्बन 14 से जो है विघटनशील तत्व के बारे में पता लगाया जा सकता है, आयु के पता लगाता है। देखिए कार्बन डेटिंग प्रणाली की शुरुआत जो है वो साइंटिस्ट के नाम लीवी नाम के साइंटिस्ट जो है कार्बन डेटिंग प्रणाली की शुरुआत किए थे 1940 ईस्वी में, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, काफ़ी बार बताए हुए हैं ये लैक्टिक अम्ल के कारण। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट होते हैं।
अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो कोई भी वस्तु जो खाने वाला वो खराब हो जाता है, जो अफ्लाटॉक्सिन उत्पादन करता है, तो किसके द्वारा ये उत्पादित होता है? तो ये फफूंदी के द्वारा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन से संबंधित है। विटामिन बी 12 की कमी से प्राणनाशी अवरक्ता का कारक है। याद रखिए विटामिन बी 12 के कारण प्राणनाशी अवरक्ता होता है। जंतु विटामिन बी 12 का संश्लेषण नहीं करता है। जंतु जो है जानवर, ये विटामिन बी 12 का संश्लेषण नहीं करता है, यानी पाचन नहीं करता है। मानवों का अपना सारा विटामिन बी 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी 12 में कौन सा संकलन धातु आयन होता है? कौन सा आयन होता है इसमें धातु? तो कोबाल्ट आयन होता है, यानी CO3+। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए विटामिन बी 12 का जो है केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है, और विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में एनीमिया एवं पांडु रोग होता है, इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? तो विटामिन सी का जो है दुग्ध दुर्बल स्रोत होता है विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार दुग्ध में जो है कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए क्विक एनर्जी जो है कार्बोहाइड्रेट देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा तो 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी का जो है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से जो है एस्कर्वी रोग होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला होता है, इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, तो वाष्पोत्सर्जन होती है। ये जो है वाष्पोत्सर्जन होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसको वायु शोषण के कहते हैं, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो है स्टैटिक्स जीके से रिलेटेड है। देखिए दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, अस्त्र जो है अस्त्र मिसाइल, ये एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर के आसपास होती है। धनुष जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है 150 किलोमीटर तक की होती है। उसके बाद त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली है मिसाइल है। इसकी जो है मारक क्षमता 9 किलोमीटर तक की होती है। और आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी जो है 10 से 25 किलोमीटर तक ये काम कर सकती है। तो इसको जब मिलान करिएगा एक दूसरे से तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम जो है यह महेंद्रगिरी में स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए बेंगलोर में जो है इसरो उपग्रह केंद्र स्थित है। उसके बाद अहमदाबाद में जो है यह अंतरिक्ष उपयोग केंद्र स्थित है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, सप्ताह का पूर्ण रूप होता है, सप्ताह का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सप्ताह का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कभी कभी नाटो का पूछ लिया जाता है, सप्ताह का बता भी दिया, नाटो का भी बता दिया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन बताएंगे, 100 के लगभग। देखिए मेपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो मेपिल लीफ का देश जो है ये कनाडा को जाना जाता है। कनाडा को जो है लिली का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश का स्वीकार किया गया था, जो अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। 8 डिग्री चैनल दिया है अंडमान एवं मालदीव, तो 8 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं मालदीव के बीच में नहीं है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। बाकी सब सही है। देख लेते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। 3488 किलोमीटर के आसपास में जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है और 3323 किलोमीटर की यह रेखा है। और डूरन रेखा जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में भी है, और भारत के बीच में जो है डूरन रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में 106 किलोमीटर की रेखा मात्र बनाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चबाहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो ये ईरान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है? तो गलत जो है ऑप्शन नंबर डी है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस दिया है 22 मार्च। देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बाकी सब सही है, देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। विश्व, एक चीज़ और याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो पटाना नामक घास का मैदान जो ये श्रीलंका में पाया जाता है, श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ब्राज़ील में जो है ये कंपोज घास का मैदान पाया जाता है, याद रखिएगा। हंगरी में जो है पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अर्जेंटीना में जो है पंपास नामक घास का मैदान पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। तो इतना चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो पहले याद रखिए शिक्षा से संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 ईस्वी में लाया गया था और 1987 ईस्वी से लागू किया गया था नई शिक्षा नीति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है भारत में, उसके बाद जो है बांग्ला बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। विश्व में सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या जो 113 करोड़ के आसपास है। मंदारिन जो चीन की भाषा है यह 111.7 करोड़ बोली जाती है, और तीसरी जो है हिंदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय केवल्य का अभ्यास करता है? तो केवल्य का अभ्यास जो है जैन धर्म के समुदाय लोग करते हैं। केवल्य का अर्थ होता है परम ज्ञान को जो है केवल्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज संघ या राज क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? तो जरवा जनजाति जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे रहती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अन्य जनजाति रहती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ओजे, सैम्पेन और सेंट लीज जनजाति भी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे रहती है। बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति निवास करती है उसे याद रखिएगा, मोनपा, डबला, सुलंग और मेजी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में रहती है। असम में याद रखिएगा राभा, दिमारा और बोडो जनजाति जो है असम में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों के बाद जो है प्रभावी माना जाएगा, और इसको जो स्वीकार जो करता है जिला पंचायती राज अधिनियम अधिकारी जो है इसको स्वीकार करते हैं त्यागपत्र को। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो ये देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? तो ये असम में स्थित है। असम में एक अभ्यारण्य और है रामयोना अभ्यारण्य, ये भी असम में स्थित है। 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन से मेजनी का संबंध है? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से संबंधित है। मेजनी कार्बोनरी के संस्थापक जो है गिवर्टी थे, ये इटली में ये संगठन सक्रिय रूप से चल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए निम्न में से किसने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था? तो लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था जर्मनी के एकीकरण के लिए, और बिस्मार्क का जन्म जो है जर्मनी के एक स्थान है ब्रांडनबर्ग में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत का जो बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो भारतीय पुरस्कार नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, तो ऑप्शन के अनुसार M.K. गांधी को नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये शांति के लिए 5 बार जो है नॉमिनेट किए गए थे, 1937, 1938, 1939, 1947, 1948 में इसको नॉमिनेट किया गया था, पर नहीं, एक बार भी नहीं मिला। बाकी सबको मिला है, देख लेते हैं। V.S. नयपॉल को जो है 2001 ईस्वी में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। S. चंद्रशेखर को जो 1983 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। देखिए हॉकी से याद रखिएगा, बम्बई गोल्ड ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो फुटबॉल से अन्य थोड़ा सा खेल शब्द याद रखिएगा, फ्री किक, पेनाल्टी किक और डाफ बैक, ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए,
धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं, सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 80 देख लिए। आइए 81 देखते हैं। लगभग आपको 90 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो सामाजिक दर्जा का अर्थ जो है समूह में व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र प्रारंभ किया गया था? तो समाजशास्त्र प्रारंभ जो किया गया था ये बम्बई विश्वविद्यालय में किया गया था। देखिए यहाँ से करेंट का क्वेश्चन होता है, ये चल रहा है, ठीक है। तो आप मार्च का भी करंट अफेयर्स कुछ ना कुछ दिमाग में रखिएगा। देखिए 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये WMO ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो 2023 में भारत की रैंक जो है ये 42वां थी, और पहला स्थान पे जो है USA था, और 2022 में जो है 43वां स्थान पर भारत था, और पहला स्थान पे USA। कुछ इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 2023 में किस राज्य में स्थित धोरोई आर्द्रभूमि में एक सर्वेक्षण किया गया? तो याद रखिएगा धोरोई आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है गुजरात में पड़ता है, यहीं पे सर्वेक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? तो ये केरल करेगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय का हैकाथॉन है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा कवच 2023 का आयोजन किया गया था, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, देखिए 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? तो किसमें? भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में 2023 में कौन सा अभ्यास? समुद्री साझेदारी अभ्यास। तो ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया था? तो नंदी पोर्टल का शुभारंभ जो है कौन किया था? केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। कब किया था? 26 जून 2023 को। 2023 का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है लास्ट में। अब देख रहे हैं देखिए, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला मध्य यूरोपीय पहला देश जो है एस्टोनिया बना है, एस्टोनिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जुड़िए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF मिलने के बाद जो भी मैथ का क्वेश्चन है उसे बना के जरूर तैयारी करते रहिएगा आप लोग, और सेट को बराबर देखते रहिएगा, तो आप लोग का तैयारी BRSSC का साइंस सेक्टर या GK सेक्शन का होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। आप लोग कमेंट करिएगा लास्ट क्वेश्चन का कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है किस देश का खिलाड़ी है, तो कमेंट करके इसे जरूर बताइएगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। चलिए।